नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। आज रविवार है, आप भी आराम से घर पे होंगे, मैं भी घर पर ही हूं। लेकिन कुछ ऐसी चर्चा या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे नैरेटिव सेट करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, यूट्यूब को लेकर और सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच, और सोशल प्लेटफॉर्म के सहारे मास्टरी करने वाले लोगों के बीच खूब जम के चल रहा है। कभी अंजना ओम कश्यप को लेकर खान थोड़ा टिप्पणी कर दिए थे, तो आज अंजना ओम कश्यप ने रात में टिप्पणी करना शुरू किया और उसको लेकर खूब गुत्थम गुत्थी चल रहा है। जनता, हमें लगता है कि दोनों को पहचान रही है। ये जो यूट्यूब पर जो ज्ञान बधारने वाले टीचर हैं, वो शिक्षा को कहाँ पहुंचा दिए हैं, और गोदी मीडिया 2014 के बाद क्या की है, क्या कर रही है, सिवाय मुर्गा लड़ाने का। तो दोनों हवाम में नंगे नहीं है, पब्लिक डोमेन में नंगे हैं। लेकिन चर्चा है तो चलिए हम लोग भी चर्चा करते हैं, क्योंकि खान और पांडे जैसे शिक्षक ने बिहार नहीं पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम का करिए कि कवारा निकाल चुका है। अब क्या करिएगा, लाखों लाख बच्चों को पढ़ा के 2-4-500-1000 लोग निकल जाए तो फिर आज तो प्रचार का जमाना है। सच कहिए तो इन लोगों ने देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया है। सरकार भी जिम्मेवार है, लोग क्यों विकल्प की तलाश में इधर आए, ये भी तो एक बात है। लेकिन अंजना ओम कश्यप के बयान के बाद जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो घबराहट अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों में भी दिख रहा है और खान और पांडे जैसे सर में भी दिख रहा है जो शिक्षक है। चलिए अब सीधे चलेंगे अभिषेक जी को। दिल्ली में बैठकर इस पर खास नजरियों से चीजों को देख रहे हैं। हम पटना में खान को देख रहे हैं, दिल्ली में अंजना ओम कश्यप को देख रहे हैं और पांडे को देख रहे हैं, और उस कोचिंग जगत से को करीब से ये महसूस भी किया। तो सीधे चलते हैं दिल्ली, बात करते हैं अभिषेक जी से कि आखिर हो क्या रहा है ये सब। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या हो रहा है ये सब? संतोष जी, अगर इसको एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो यही कह सकते हैं कि ये गटर बनाम गोबर की लड़ाई हो रही है। गटर बनाम गोबर की? जी, एक तरफ गटर है तो दूसरी तरफ गोबर है। लेकिन असली सवाल, जो बुनियादी सवाल है, वो इन सब से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। हम उस टिप्पणी को एक तरफ छोड़ दें कि अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा और दूसरे जो यूट्यूब टीचर हैं वो गोदी मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं, अगर उसको छोड़ दें तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग ये सोशल मीडिया वाले टीचर जिनके पास अधकचरी जानकारी है उनके तरफ मुड़ क्यों रहे हैं, और गोदी मीडिया नैरेटिव सेट करके इस देश के अंदर जो नुकसान कर रहा है और आज यूट्यूब टीचरों पर जो सवाल उठा रहा है, क्या इस गोदी मीडिया ने कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक डिबेट भी पिछले 12 सालों में की है? पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाएं तो लोग यही आपको कहते मिलेंगे, जो भी एजुकेशन को जानते हैं, कि असली एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन है, बुनियादी एजुकेशन, जो पहली क्लास से 12वीं क्लास के बीच का एजुकेशन होता है, स्कूली शिक्षा। हमारे यहाँ अगर साउथ के कुछ राज्यों को या हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड, हर जगह शिक्षा के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी हो रही है। डिग्री देने के लिए कॉलेज और स्कूल बन गए हैं, मिड डे मील खिला करके प्लेट लेके जाने वाली जमात स्कूलों में आ गई है, 8वीं क्लास तक के स्कूलों में। और बिहार की बात अगर हम इसमें करें, चूंकि हमारे आपके दर्शक ज्यादातर बिहार के ही हैं, तो बिहार की बात यदि करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, इतनी खराब है कि लोग बहुत मजबूरी में इन सोशल मीडिया टीचरों का सहारा ले रहे हैं। तो वही बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि आखिर
12 सालों में कभी ये चर्चा हुई कि इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे प्राथमिक शिक्षा को दुरुस्त किया जाए? आखिर हमारा ढांचा इतना खराब तो नहीं था। बिहार सरकार, जब बिहार एक हुआ करता था, पुराने लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं कि बिहार सरकार के पास एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल था नेतरहाट के तौर पर, जो इस देश के किसी भी दूसरे, चाहे दून स्कूल हो या कोई दूसरा स्कूल हो, इन सब पर 21 साबित होता था कोई भी एग्जाम के मामले में, चाहे वो साइंस से जुड़ा हुआ हो या ह्यूमैनिटीज से जुड़ा हुआ हो या कॉमर्स से जुड़ा हुआ हो, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, किसी भी मामले में। आप चले जाइए ब्यूरोक्रेसी में तो एक नेतरहाट लॉबी हुआ करती थी, आप चले जाइए विज्ञान के क्षेत्र में तो वहां भी एक नेतरहाट लॉबी हुआ करती थी, चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाइए वहां भी एक नेतरहाट लॉबी हुआ करती थी। ये देश के अंदर एलिमेंट्री। अभिषेक जी, 2 ही लॉबी तो था एक दौर में, तिलैया सैनिक स्कूल और नेतरहाट, ये 2 का अपना चलता था। स्कूल का अपना एक अलग। अरे सर, जिला स्तर पर जो जिला स्कूल होते थे या जिले के अंदर ग्रामीण इलाकों में जो हाई स्कूल होते थे, उनकी कैसी प्रतिष्ठा थी पुराने जमाने में। उसी से निकल करके तो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट तक बने हैं, बार्क के चेयरमैन तक बने हैं, नासा तक गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था ढही कैसे। इसको लेकर अंजना ओम कश्यप ने एक आध डिबेट भी की होती तो आज उन पर उंगली नहीं उठती। दिक्कत यह है कि ये लोग उंगली उठाने तब चलते हैं जब खुद अपनी कारगुजारियों की तरफ नहीं देखते। और ठीक वही गोदीगिरी चल रही है यहाँ भी। आप जो सोशल मीडिया वाले टीचर्स की बात कर रहे हैं, अब आप देखिए, हालांकि वहां 2-4 जेन्युइन लोग हैं, मैंने देखा है, जो बहुत मजबूरी में जो अच्छे से पढ़े लिखे थे या जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो पढ़ाने वाले, लेकिन वैसे लोग 1-2% है। 98% लोग आपको मिलेंगे वैसे ही कचरा भरे हुए। तो जिन टीचर के साथ उनकी वो जो वाद विवाद चल रहा है उस पर नजर डालें तो हम किसी एक पक्ष को जायज नहीं कर सकते। दोनों ही तरफ गटर और गोबर जैसी स्थिति है, किसकी बात आप करेंगे। अब आप देखिए, मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मनमोहन सिंह के जमाने में तो आपको पता है कि वैकेंसियों की लाइन लगी हुई थी। इतनी वैकेंसियां आ गई 10 सालों में जितनी 50 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी थी। और उस दौर में मतलब एक सामान्य सा आप कहेंगे किसी बैंक पीओ के पास चले जाइए जो आईबीपीएस से सिलेक्टेड हो मनमोहन सिंह के दौर में, और ये कोचिंग माफिया वहां से बढ़ने शुरू होते हैं। हुआ क्या, ट्रिक रटवाकर एग्जाम पास कराने लगे लोग, एसएससी और उसका। एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप जाकर के पूछ लीजिए किसी भी बैंक पीओ के पास, बस वो कहीं जाकर के किसी कोचिंग में रट लिया कि बस ये ट्रिक रट लो तुम्हारा सवाल सोल्व हो जाएगा, और वो जाकर बैंक में अधिकारी बन गए। अब आप देखिए, एक सामान्य सी चीज है कि मीटर को सेंटीमीटर में किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। 18/5 और 5/18 की बात करते हैं, या फिर सेकंड को प्रति सेकंड को आप बदलते हैं किलोमीटर के हिसाब से, तो 18/5, 5/18, 18/5 का कॉन्सेप्ट। लेकिन वो क्या होता है 18/5, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। आपको किसी भी पीओ से जाकर के आप पूछ लें, बस ट्रिक रट के हो गए। सामान्य सी चीज है, एक बहुत सामान्य सी चीज है आपको कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 60 सेकंड गुना 60 मिनट ये 1 घंटा होता है। तो 1000/3600, 60 गुना 60 3600, उसको आप कटाएंगे तो कट कुट के कितना हो जाएगा, 5/18। उलट देंगे तो 18/5 हो जाएगा। लेकिन उनको उस कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, बस रटा दिया गया, यही आएगा परीक्षा में, इसी से तुम्हारा सवाल सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से भारत की परीक्षा प्रणाली ने भी इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को गिराया। और परीक्षा प्रणाली एक तरफ जब गिरा रही थी, उस वक्त भी मीडिया यह सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं था कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इसके लिए सरकार के पास क्या योजना है। अब छोड़ दीजिए कितनी कमेटी बनी और कितनी सिफारिशें आई, 10 अधिकारी और 10 मंत्री आपको मिल जाएंगे कि यशपाल कमेटी बनी, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी बनी, तमाम तरह की बातें करते मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ उन कमेटियों की रिपोर्ट का, वो धूल खा रही है कि कुछ हुआ, कोई चर्चा करता नहीं मिलेगा। आज भी आप चले जाइए यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों के बीच में, सारे लड़के आपको फोटोकॉपी कराकर वही 1989 वाली वीपी सिंह के जमाने वाली एनसीईआरटी खोजते मिलेंगे। फोटोकॉपी में कहां मिलती है, फोटोकॉपी में बिकती है। और सब टीचर, चाहे वो संघ भाजपा से एफिलिएटेड हो, चाहे वो एंटी बीजेपी हो, जो जिस भी मानसिकता का हो, सब कहेगा अरे वाला मुरली मनोहर जोशी वाला एनसीईआरटी मत पढ़ना,
89 वाला एनसीईआरटी ले आओ फोटोकॉपी, उसी से तुम्हारा सवाल आएगा। मतलब वो टीचर भी मान रहा है कि एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस के साथ छेड़छाड़ करके उसके स्टैंडर्ड को गिराया गया है, और सब 89 वाले से ये शिक्षा व्यवस्था के अंदर है सर। अभिषेक जी एक मिनट हम रोकना चाहेंगे। उस एनसीईआरटी की खासियत यही थी कि हर बार जब आप पढ़ते तो कुछ नई चीजें आपको समझ में आती, कुछ नया फैक्ट आपको निकलता। मतलब उस एनसीईआरटी की यही को कितना, मतलब जब दर्जनों बार पढ़ लीजिए जी, 13वीं बार आप अगर पढ़ने के लिए गए तो फिर आपको लगेगा अरे ये कैसे छूट गया। मतलब ये एनसीईआरटी के किताब का स्टैंडर्ड हुआ करता था। आज अरे सर मैं आपको बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य पत्रकार को, जरूर नहीं कि सारे पत्रकार इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई हिस्ट्री में होगा, कोई साइंस में होगा, किसी अलग जगह से होगा। पुरानी वाली एनसीईआरटी में 11वीं 12वीं का इकोनॉमिक्स अगर कोई पढ़ ले, और छोड़ दीजिए 9th 10th 11th का, 12वीं भी छोड़ दीजिए, 9th 10th 11th का पुरानी एनसीईआरटी अगर कोई इकोनॉमिक्स में पढ़ ले, तो कम से कम बजट और दूसरे मौकों पर टेलीविजन पर ये गोदी एंकर जो सिर्फ बजट आते ही कहते हैं कि इनकम टैक्स का स्लैब क्या हुआ, इनकम टैक्स का स्लैब से शुरू होता है सुबह में और 10 बजे रात में इनकम टैक्स के स्लैब पे खत्म हो जाता है। तो फिर इनकम टैक्स के स्लैब की चर्चा करके नाक बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की नौबत नहीं आएगी। वो किसी भी अच्छे से अच्छे पैनलिस्ट का पसीना छुआ सकते हैं। दिक्कत यह है कि लोग पढ़ते नहीं है, दिक्कत यह है कि टेलीप्रॉम्प्टर का जमाना आ चुका है, दिक्कत यह है कि सिलेबस ऊपर से किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आना है कि कहां चर्चा करनी है, किस पर चर्चा करनी है, कैसे चर्चा करनी है। और दूसरी तरफ इस देश के नौजवानों के साथ जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई है, यहां तो ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून लाना चाहिए कि 16 साल और 18 साल के पहले आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, रील बनाने की इजाजत नहीं है। अब रील ने कंसंट्रेशन का लेवल इतना नीचे गिरा दिया है, इतना नीचे गिरा दिया है इस रील कल्चर ने कंसंट्रेशन का लेवल, कि लड़कों को भी वही हंसी मजाक करने वाले टीचर अच्छे लगते हैं जो 2.5 घंटे की क्लास में 15 मिनट मुश्किल से कंटेंट देंगे और पढ़ाएंगे, और 2 से 2.25 घंटे सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें करेंगे ताकि टीचर को बांध के रखें। ये कंसंट्रेशन लेवल नीचे आ रहा है। आप देखिए ना स्क्रीन टाइमिंग कितनी बढ़ी हुई है लोगों की, कितना देर लोग मोबाइल पर समय दे रहे हैं। हम लोग खबर देखने के लिए ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर जाते हैं कि अब क्या चल रहा है देश में, लेकिन जिसका इससे कोई वास्ता नहीं है, दिन भर पढ़ने लिखने वाले लड़के एक डंडा इतना बड़ा ले लेते हैं, वो डंडा जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड, एक ट्राइपॉड, एक मोबाइल, और धंधा शुरू है। ऊपर से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रील रोजगार योजना, रील से कमा रहे हैं लोग पैसा ला करके। आप सोचिए कि आपके देश के यंग जनरेशन के साथ क्या किया जा रहा है, और यही इसी जनरेशन से आप उम्मीद करते हैं कि वो विश्व गुरु बना के ले जाएगा। तो स्टूडेंट की मानसिकता को आप वैसा ही, टीचर वैसा ही हो चुका है, और गोदी मीडिया तो खैर पहले से ही गिरा हुआ है। मतलब ये एक बढ़िया कह सकते हैं कि डिबेट शुरू हुआ है, दोनों का सच पब्लिक के सामने आए। ये जो नए टीचर हैं यूट्यूब पर जो अपने ज्ञान बघाड़ते हैं, उनका भी सच सामने आ रहा है, उनको भी लोग ट्रोल कर रहा है अलग अलग तरीके से उनकी बोली गई बातों को लेकर। और अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर भी ट्रोल हो रहे हैं, पहले भी ट्रोल होते थे। तो ये एक अलग तरीके का डिबेट। ये बात देखिए, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें चलती हैं, बहुत कम सकारात्मक चीजें चलती हैं, लेकिन हमें लगता है कि खान और अंजना ओम कश्यप दोनों के बीच का ये विवाद कुछ न कुछ पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, ऐसा लगता है आपको? संतोष जी, 1 घंटे पहले की बात है, 1-1.5 घंटे पहले की मेरी बात हो रही थी, हमारे लिए तो गुरु हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, और ये 1 GB डेटा जो 2016 में आया, उसके बाद से जो स्थितियों में बदलाव आया है, दिन भर, अब तो खैर 2-2 GB डेटा मिल जाता है मोबाइल पर, वाईफाई भी आ गया है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग घर घर में है। तो उन्होंने बताया कि किस ढंग से रील मटेरियल की शुरुआत होती है, एक एग्जाम्पल से उन्होंने मुझे समझाया। आपको याद होगा, बिहार के एक सांसद थे हुकुमदेव नारायण यादव। हुकुमदेव नारायण यादव मोदी जी के दौर में ही संसद में बोल रहे थे कि पहली बार जब वो दिल्ली घूमने आए थे सांसद बन के या कुछ बन के, तो इंडिया गेट पर घूम रहे थे, तो एक गाड़ी में से कुत्ता मुंह निकाल के दिखा रहा था, और वो कुत्ता देख करके लगा कि जैसे उनकी स्थिति पर वो
व्यंग कस रहा है कि तू गांव का आदमी कहां से दिल्ली आ गया, ये कुत्ता अपने आप को बता रहा है, जैसे वो विजुअलाइज करके बता रहे थे। वो बोले कि इस तरह के विजुअल्स और इस तरह के पूरी स्पीच में से कंटेंट काट कर जो शुरुआत हुई रील मटेरियल की, मतलब वो एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि वो कुंदन नारायण यादव को कुछ कह रहे थे, इस तरह की चीजों से जो रील मटेरियल की शुरुआत होती है, वो रील मटेरियल अब यहां तक आ चुका है। और इससे डिप्रेशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है नौजवानों में, आज कोई उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि जैसे ही 11th-12th पास करता है लड़का, चाहे अच्छे नंबर लाए या खराब नंबर लाए, जिस तरह का एक डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी में तब्दील होती जा रही है पूरी युवा पे। आप देख लीजिए सीबीएसई के एग्जाम में एग्जामिनेशन प्रोसेस की गड़बड़ी है, कितने लड़के सफरर हैं और कितनी दुखद घटनाएं हो गई इस बीच में, सुसाइडल अटेम्प्ट तक हो गए। आपने देखा होगा कि क्या क्या हुआ है। इस तरह की जो परिस्थितियां बन रही है, कोई काउंसलिंग की व्यवस्था तक नहीं है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रियल टीचर थे, जो रियल शिक्षक थे, वो शिक्षक खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग तो नहीं देखे हैं, हम लोग तो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, आप लोग पढ़े हैं उस दौर में। टीचर के साथ टीचर यूनियन होता था। आमतौर पर वामपंथी संगठन थे जो देश भर के टीचर यूनियन पर हावी थे। कांग्रेस का भी दौर था, जनता दल का भी दौर था, किसी ने उस यूनियन को छेड़ा नहीं कि क्यों वामपंथियों का कब्जा है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। हर टीचर पॉलिटिक्स में इंडल्ज था 24/7। हर मास्टर साहब नेता हुआ करते थे। लेकिन एक नया प्रोपेगेंडा जो शुरू किया गया 90 के दशक में कि शिक्षकों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, शिक्षा को राजनीति से दूर रहना चाहिए, सारी बीमारी की जड़ वहीं से शुरू होती। यूनियन खत्म हो गया। उसके बाद देखिए एक जिस ढंग से टीचर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आया, भाई प्रोफेसर बनाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो जनरल क्वालिफिकेशन चाहिए। आप टीचर बनाने के लिए डीएलएड और बीएड का दुकानदारी क्यों चलवा रहे हैं? वहां क्यों नहीं नेट की तरह का एक सर्टिफिकेट देते हैं कि 3 घंटे का एग्जाम देकर टीचर एलिजिबिलिटी का आप सर्टिफिकेट लीजिए और जहां मर्जी इंटरव्यू देते रहिए। शिक्षा व्यवस्था को तो आप वहां से गिरा रहे हैं। और किस तरह से आप देख रहे हैं कस्बे कस्बे के लेवल पर अब बीएड की दुकानदारी खुलती जा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। घर बैठे डिग्री लीजिए एडमिशन लेकर के। ये शिक्षा व्यवस्था की खराबी का, अब बताइए इसमें से जितने यूट्यूब वाले हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं वो भी, जो खराब पढ़ा रहे हैं वो भी, शायद ही इसमें से कोई बीएड किया होगा। शायद ही, मैं दावे के साथ कहता हूं कि शायद ही कोई इसमें बीएड किया होगा। उसका कोई मतलब भी नहीं है भाई, उसका कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन बीएड करा के सब कुछ करके लाभ है, अभी हर ईयर उसको ट्रेनिंग दे ही रहे। अरे ये सब क्या कहिएगा। चलिए ठीक है, चलिए इसी बहाने कम से कम एक नई चर्चा की शुरुआत हुई है। नहीं, आपने गोदीगिरी वाला सवाल छोड़ दिया। हाँ, मैं उस पर प्रकाश डाल देता हूं। देखिए गोदीगिरी कैसे आगे बढ़ी है? गोदीगिरी आगे बढ़ी है सत्ता के साथ, चैनल मालिकों की दुकानदारी के साथ। चैनल मालिकों के लिए चैनल एक साइड बिजनेस है। चैनल में कॉर्पोरेट के लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मालिक नहीं तो है इसको वो तो है ही, उसके कारण तो चीजें बढ़ी ही है। अरे चैनल खोला भी गया था इसी के लिए। खोला गया था लेकिन पर्देदारी थी। नहीं पहरेदारी वगैरह कुछ नहीं था, वो खोला गया था समय के साथ साथ। वो विजनरी था, बिजनेसमैन, जो चैनल खोला और उसको पता था कि आने वाले समय में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो आजादी का आंदोलन वाला थोड़ी कॉर्पोरेट कोई था, रामनाथ गोयनका थोड़ी बचे हैं। रामनाथ गोयनका का अखबार अब किस लेवल पे जा चुका है वो कहने की जाएगा ही, उसी के लिए बना ही हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अच्छी डिबेट में पार्टिसिपेट किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जी थे, जिन बातों की समझने की जरूरत है कि चलिए डिबेट तो होना चाहिए, डिबेट जिस दिशा में जाए जनता तय करे। लेकिन एक बात तो तय है कि अंजना ओम कश्यप पत्रकारिता जगत में जिस तरीके से खबरों का जो बुनियादी तरीका है, या खबरों के का जो एक मिजाज है, या जो खबरों के सहारे जो चीजें कही जाती है या देखने की कोशिश होती है, अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर ने खबर को बेच दिया, टीवी के स्क्रीन को उन्होंने गिरवी लगा दी। ठीक उसी तरीके से खान और पांडे जैसा टीचर एजुकेशन को गिरवी लगा दिया, छात्रों के दिमाग को बंद कर दिया है। इसलिए इस बहस को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए।